Hi dear students, I am Vakas Awan and today we are going to discuss chapter number 1 of FSC Part 1 Biology. तो लेक्चर नंबर 1 में बेटे हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. व्हाट इज़ बायोलॉजी? तो बायोलॉजी को अगर हम देखें, द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. दो ग्रीक वर्ड से मिलके बायोलॉजी बना है, बायोस एंड logos. Bios means life and logos mean to study या thought और reasoning. It means that life को study करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी. तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? The study of living organisms और life is called biology. अब वो पर्सन जो बायोलॉजी को स्टडी करता है उसे बेटे बायोलॉजिस्ट कहते हैं. What is biologist? Person who study life. वो पर्सन जो लाइफ को स्टडी करता है यानी बायोलॉजी को स्टडी करता है उसे बायोलॉजिस्ट कहा जाता है. अब यहाँ पे वर्ड आया लाइफ का, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि लाइफ है क्या. बेटे बायोलॉजिस्ट के नज़दीक और एक आम शायर के नज़दीक ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मिसाल के तौर पे मैं किसी शायर से पूछता हूँ कि आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है, तो एक शायर क्या कहेगा? हयात क्या है, वफ़ात क्या है, आपका आना, आपका जाना. तो ये तो उस शायर के नज़दीक है. लेकिन बेटे बायोलॉजी एक साइंस है. साइंस इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. इट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज. साइंस क्या कहती है? वो लाइफ किस चीज़ को डिक्लेयर करती है. अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स खसूसियात. लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर काफ़ी सारी खसूसियात किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जा रही हैं तो हम इस ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिक्लेयर करेंगे. फॉर एग्जांपल ये बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लाइफ. लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नंबर 1, all organisms are highly organized complex entities. They are composed of one or more cells. पहली स्टेटमेंट है कि they are highly organized. एक हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. वो कॉम्प्लेक्स होते हैं. There are very complex systems in the bodies of the living organisms and the living organisms are always composed of one or more cell. It means that कि living organism या तो एक सेल पर मुश्तमिल होगा जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरियम, अमेबा, यूग्लिना, पैरामीशियम. दीज आर डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच यू हैव स्टडी. या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. देन दे एक्वायर एंड यूज एनर्जी. एनर्जी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बेसिक नीड है. हम में अगर एनर्जी ना हो तो निढाल हो जाते हैं, गिरने वाले हो जाते हैं. तो एनर्जी हमें ज़रूर चाहिए, चाहे वो किसी भी सोर्स से हम लें. तो मतलब दे एक्वायर, वो हासिल करते हैं. हासिल करने के बाद क्या करते हैं? यूज़ करते हैं उस एनर्जी को. सो दे एक्वायर एंड यूज एनर्जी. इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक है, दे कैरी आउट एंड कंट्रोल मैनी केमिकल रिएक्शंस. A lot of chemical reactions are taking place in the body of the living organisms. For example, respiration बेटे एक ऐसा प्रोसेस है जो तमाम ऑर्गेनिजम्स में 24 आवर्स उनके सेल में हो रहा है. तो ये केमिकल रिएक्शन है. आप इसके बारे में ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है. आप फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ चुके हैं. और बेटा बेशुमार ऐसे प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं. तो इट मीन्स दैट कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में काफ़ी सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. देन दे कंटेन अ जेनेटिक प्रोग्राम. तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन्स मौजूद हैं, डीएनए मौजूद है, जिसके अकॉर्डिंगली उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल किया जा रहा होता है, उनकी खसूसियात को कंट्रोल किया जा रहा है. सो दे कंटेन अ जेनेटिक प्रोग्राम. दे कैन ग्रो इन साइज. लिविंग साइज में ग्रो करता है लेकिन नॉन लिविंग तो नहीं ग्रो कर सकता. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चेयर है, एक रूम में है, आप चेयर को डेली देखते हो, वो उतनी ही रहती है. कभी साइज में इंक्रीज किया उसने? हरगिज़ नहीं. लेकिन आप अगर अपने आप पे गौर करें, कभी आप बिल्कुल छोटे से बच्चे थे,
आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने साइज में ग्रो करके, बिकॉज यू आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक पौधे का एक बीज जब हम ज़मीन में दबाते हैं, एक नन्ना सा सीडलिंग निकलता है, वो नन्ना सा पौधा एक तनावर दरख्त बन जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट दे कैन ग्रो इन साइज, वो साइज में ग्रो करते हैं। देन दे मेंटेन अ फेयरली कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। होम्योस्टेसिस क्या होता है? इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नो मैटर के बाहर का टेम्परेचर चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड है या वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है या वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है, लेकिन आपके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन किया जाता है। इसी तरह सेल के अंदर वाटर का एक सर्टेन कंटेंट है जिसे मेंटेन किया जाता है, उससे अगर कम हो जाए तो सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। इसके बाद बेटे दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं बच्चों को, यानी बच्चे पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में आपने पढ़ा कि दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन दे रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस जब भी आती हैं हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल सख्त गर्मियाँ आई हैं तो उनके अकॉर्डिंगली हमने दिन में ज़्यादा नहाना है, हमने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर देना है। अगर गर्मी आ गई है तो ये हालात हैं हमारे, और अगर सर्दियाँ हैं तो फिर हमारा लिबास बदल जाता है, रज़ाइयाँ निकल आती हैं, गर्म चीज़ों को हम खाना शुरू कर देते हैं। तो जिस तरह का हमारा माहौल होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो ये थे बेटा हमारे पास फीचर्स लाइफ के, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, किसी चीज़ में पाए जाते हैं तो हम उसे लाइफ डिक्लेयर कर देते हैं। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट आर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, और आप ऑलरेडी इन ब्रांचेस के बारे में बेटे पढ़ चुके हैं। सबसे पहली है यहाँ पे मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, के ऑर्गेनिजम्स को आप देख रहे हैं, दिखने में वो कैसे दिखाई देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल गधे में और इंसान में देख के आप बड़ा आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, गधे और कुत्ते में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी बैरूनी शक्ल सूरत का मुतालिया करना, उन्हें स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शंस, की वर्ड है, फंक्शंस को मैंने अंडरलाइन किया है। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ और मुझ में एक पार्ट है लाइक हार्ट। अब मैंने हार्ट के फंक्शन को अगर स्टडी कर रहा हूँ कि इसका क्या फंक्शन है, मुझे समझ में आता है कि ये ब्लड को सर्कुलेट करवाता है हमारी पूरी बॉडी में, तो वो उसका फंक्शन है। मैं किडनीज के फंक्शन को स्टडी कर रहा हूँ कि किडनीज क्या करती हैं। किडनीज यूरिन बनाती हैं, ठीक है, वेस्ट को एलिमिनेट करवाती हैं हमारी बॉडी से, वो उनका फंक्शन है। तो डिफरेंट पार्ट्स का जब हम फंक्शन स्टडी कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। देन एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से पहले बेटे आपको एम्ब्रियो का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? तो एक एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ये हमारे पास एग है और ये हमारे पास स्पर्म है। एग और स्पर्म के मिलने से जाइगोट बना। क्या बन गया? जाइगोट। अब बेटे जाइगोट में सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, माइटोसिस। माइटोसिस जब पहली माइटोसिस जाइगोट में हो जाती है, जब ये 1 से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम इस जाइगोट को जाइगोट नहीं कहते, फिर हम इसको एम्ब्रियो कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एम्ब्रियो डेवलप करता चला जाता है और अल्टीमेटली ये एक कंप्लीट अडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, न्यू अडल्ट ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की स्टडी। किसकी डेवलपमेंट? एक एम्ब्रियो की। किसमें? उस वक्त तक जब तक कि वो एम्ब्रियो एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट ना हो जाए। देन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज को स्टडी करना हिस्टोलॉजी पढ़ चुके हैं आप। पैलियोंटोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। व्हाट आर फॉसिल्स? दीज आर रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। पुराने कदीम ऑर्गेनिजम्स जो थे, आज जो उनके बचे कुचे निशानात हमें मिलते हैं उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर एक बड़ा पुराना ऑर्गेनिज्म था,
मर गया, ज़मीन में दब गया, जब ज़मीन की खुदाई की गई आज उसकी बोन्स हमें मिलती हैं, तो उसकी जो बोन्स हैं वो क्या है, हमारे पास फॉसिल्स हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब ये सारा आपको मालूम है कि जीन्स क्या होते हैं। स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, कि ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। सेल बायोलॉजी, बेटे सेल को स्टडी करना है और सेल के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों को स्टडी करना है। सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनेलिज है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, मेसोसोम्स, सो मेनी ऑर्गेनेलिज आर देयर इन द सेल। तो सेल को स्टडी करना, फिर सेल के अंदर पाए जाने वाले उसके ऑर्गेनेलिज को स्टडी करना। किस एतबार से स्टडी करना, दो चीज़ें, एक हमें उनका स्ट्रक्चर देखना और दूसरा हमने उनके फंक्शंस को देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल सेल का स्ट्रक्चर, अब आप बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता है ना कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इन बिटवीन न्यूक्लियर एनवेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज साइटोप्लाज्म। तो ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। अगर आप सेल को स्टडी कर रहे हो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर उसके ऑर्गेनेलिज को स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। देन व्हाट इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ इन फ्रेश वाटर बॉडीज, ताज़ा पानी, जो दरिया का पानी हो गया, नदियों का पानी हो गया, आबशारों का पानी हो गया, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ लाइफ इन फ्रेश वाटर बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, इनमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को, लाइफ को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। मतलब फिशेस को आप स्टडी कर रहे हो और जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उन्हें स्टडी कर रहे हो। फ्रेश वाटर की लाइफ को स्टडी करना फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाता है। इसी तरह मेरीन बायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस, समंदर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना। ओबियसली वो ज़रा थोड़े से ना डिफरेंट होते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़ की निस्बत। वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं वो आप सेकेंड ईयर में जाके डिटेल पढ़ेंगे इसको। देन बेटे पैरासाइटोलॉजी, व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ होस्ट एंड पैरासाइट। होस्ट क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके सर के अंदर लाइसिस है, जुएं तो है ना सभी के सर के अंदर, तो वो आपका क्या है, वो पैरासाइट है, आप उसके होस्ट हो। आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियम चला गया है या वायरसेस आपकी बॉडी में चले गए हैं, तो वो पैरासाइट्स हैं, आप क्या हो, होस्ट हो। तो द स्टडी ऑफ होस्ट एंड पैरासाइट, इनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब कौन कौन से रिलेशन को हम स्टडी करते हैं, इसमें क्या क्या आता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि उस पैरासाइट का रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, कैसे वो अपने आप को ग्रो करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो कैसे ट्रांसमिट होता है, जैसे आजकल हम पढ़ रहे हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से ट्रांसफर हो जाता है। तो कोरोना वायरस क्या है, एक पैरासाइट है, हम क्या उसके होस्ट हैं। फिर डिजीजेज कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स, पैरासाइट्स कौन कौन सी डिजीजेज कॉज करते हैं, इन सारी चीज़ों को जब हम डिटेल्ड में स्टडी कर लेते हैं तो फिर बेटे हमारे लिए ये पॉसिबल होता है कि हम अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीजेज से बचा सकें। देन ह्यूमन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ मैन, इंसान को स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी। और इंसान को आप किस तरह से, किस एतबार से स्टडी करते हो, आपने उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है, उसकी बॉडी में पाए जाने वाले तमाम फंक्शंस को स्टडी करना है, आपने उसकी जेनेटिक्स को स्टडी करना है, आपने उसकी डेवलपमेंट को स्टडी करना है और आपने उसकी रिप्रोडक्शन को स्टडी करना है। अब MBBS जब आप करते हैं तो उसमें आप डिटेल्ड स्टडी करते हैं ह्यूमन की, वो सारी ह्यूमन बायोलॉजी होती है। देन उसके बाद फिर आगे आप इनमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन को अपने पास लेते हुए आगे फर्दर चलते हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। थैंक्स।